डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कार्बन 13 एनएमआर जो है स्टार्ट किया था और सिर्फ उसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा था और बात की थी कि नंबर ऑफ सीएमआर सिग्नल्स के बारे में। तो वो अगर आपने नहीं देखा है बेटा तो पहले आप वो देख के आइएगा। फिर यहाँ पर हम आज जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 13C के केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो देखिए बेटा, मैंने ये बात पहले भी बताई थी और अब भी बता रही हूँ मैं कि जो प्रोटॉन एनएमआर है और कार्बन 13 एनएमआर है, वो दोनों जो हैं उनका जो प्रिंसिपल है एक्चुअली वो सेम ही होता है। तो अगर मैंने प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया आपको, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोटॉन एनएमआर मैंने आपको बताया है। तो अगर प्रिंसिपल आ जाए कार्बन 13 एनएमआर का, तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी रहेगा। तो जैसे केमिकल शिफ्ट है, तो केमिकल शिफ्ट भी लगभग लगभग वैसे ही मतलब जो क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं और केमिकल शिफ्ट क्या है, वो सब कुछ वही रहेगा जो हमने जो हमने प्रोटॉन एनएमआर में डिस्कस किया था। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, इसकी रेंज जो है वो चेंज हो जाती है, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि द रेंज ऑफ कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट इज मच ग्रेटर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसकी 0 टू अप्रॉक्सीमेट 240 ppm होती है कंपेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। तो प्रोटॉन एनएमआर में कितनी देखी थी हमने, 0 टू अप्रॉक्सीमेट 12 ppm। तो दिस रेंज इज अबाउट 20 टाइम्स दैट ऑफ H1। मतलब जो 1H एनएमआर था उसके कंपैरिजन में कार्बन 13 के केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है वो जो होगी, एक मिनट में इसको जरा हटा दूं, एक सेकेंड बेटा, वो जो होगी करीब 20 टाइम्स होगी। ठीक है, अगर आप देख भी सकते हैं 12 ppm है और ये लगभग 240 ppm है, तो ये इसका 20 टाइम्स है। तो जो भी केमिकल शिफ्ट की रेंज आएंगी, अगर आपको प्रोटॉन एनएमआर की याद है, वही सब कुछ हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग वो 20 टाइम्स ग्रेटर है इस केस में, मतलब कार्बन 13 के केस में। तो इस लार्ज रेंज से होता क्या है, ड्यू टू दिस लार्ज रेंज ऑफ केमिकल शिफ्ट्स रिलेटिवली फ्यूअर पीक्स ओवरलैप इन C13 एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो इस लार्ज रेंज से ये फायदा होता है कि यहाँ पर कार्बन 13 एनएमआर में हमें ओवरलैपिंग ऑफ पीक्स जो है कम देखने को मिलती, क्योंकि रेंज जो है काफ़ी ब्रॉड हो गई है, काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इसमें ओवरलैपिंग ऑफ पीक्स जो है हमें कम देखने को मिलेगी, जबकि प्रोटॉन एनएमआर में हमें काफ़ी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही थी। अब ट्रेंड्स क्या रहेंगे केमिकल शिफ्ट के, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे 1H एनएमआर में थे। Trends in chemical shift of 13C are to some extent parallel to those of 1H। तो बिल्कुल वही रहते हैं जैसे कि हमारे 1H में थे। The 13C chemical shifts are mainly related to the hybrid state of the carbon and electronegativities of the substituent। तो कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट पर क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, तो एक तो ये है कि उसकी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और कार्बन से अटैच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। तो ये दो चीज़ों पर मेनली जो है कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है। एज वी फाउंड विद पीएमआर स्पेक्ट्रा, पीएमआर मीन्स प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा जो होता है, द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ गिवन प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दैट एटम। देखो, मैंने आपसे तब भी डिस्कस किया था जब हम प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे थे कि वहाँ पर क्या है, हमें क्या चीज़ चेक करनी है। देखो, ये हमारा मान लीजिए कोई प्रोटॉन है, मैं इसको प्रोटॉन की फॉर्म में बना दूं, ठीक है। हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया इसमें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर फिर क्या होगा, और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, कोई रेडियो वेव्स जो है इस न्यूक्लियस पर डाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको दो इफेक्ट्स बताए थे, शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट। तो एक में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो प्रोटॉन के अराउंड, ठीक, जैसे कि सपोज ये हमारा प्रोटॉन है और प्रोटॉन के अराउंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दूं, तो जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इस प्रोटॉन पर लगाया है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये उतना फील नहीं कर पाएगा जितना हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगा दिया, ठीक। ये थोड़ा सा कम फील करेगा, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये शील्ड बना दी मैंने एक तरीके से, आप समझिए। मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने प्रोटॉन एनएमआर बताई थी कि आपको याद करने का तरीका ऐसा है कि प्रोटॉन के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो एक शील्ड का काम करती है। तो जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम इस पर लगाते हैं प्रोटॉन पर, वो उतना फील नहीं कर पाता, थोड़ा सा कम फील करता है, इसलिए हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर
इस केस में जब ये प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हमें जो सिग्नल्स मिलते हैं वो थोड़े से अप फील्ड मिलते हैं, ठीक है। यानी जब शील्डिंग हो जाएगी तो शील्डिंग के केस में क्या हो जाएगा, हमें सिग्नल्स जो मिलेंगे वो अप फील्ड मिलेंगे, ठीक। अब एक दूसरा केस यहां पर डिस्कस करते हैं। एक ऐसा केस है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अराउंड नहीं है, ठीक है। तो भाई जितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे वहां पर मैंने आपको बताया था एक डी शील्डिंग वाला केस, ठीक है। तो डी शील्डिंग के केस में क्या होगा, सिग्नल्स हमें जो हैं थोड़े से डाउन फील्ड मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ बेटा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ आपको अभी सिर्फ हल्का सा रिमाइंड करा दे रही हूँ। तो मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि प्रोटॉन के चारों तरफ अगर आप शील्ड बना देंगे तो आप उसको शील्डिंग समझिए, और शील्डिंग से ये चीज़ याद रखिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना फील नहीं कर पाएगा जितना ये अगर ये ना होती इसके तरफ शील्ड तो ये फील कर पाता। तो इसलिए शील्डिंग के केस में हमें अप फील्ड मिलते हैं, और डी शील्डिंग अगर हो जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हट जाए इससे तो हम उसको कहेंगे कि वो एक डी शील्डिंग का केस हो गया, ठीक है। और डी शील्डिंग में शील्डिंग का उल्टा हो जाएगा, डी शील्डिंग से हमें डाउन फील्ड सिग्नल मिलते हैं। तो डी फॉर डी शील्डिंग और डी फॉर डाउन फील्ड, ऐसे आपको याद करने को भी मैंने आपको बोला था। तो अब देखो यहां पर हुआ क्या, अगर मैं आपको एक वो बताऊं, यही बता दे रही हूँ, एक हमने यहाँ पर केमिकल शिफ्ट जब बताया था आपको तो कॉर्नर ने बताया था कि यहाँ पर टीएमएस होता है, ठीक है। टीएमएस 0 पर हमें मिल रहा है। फिर यहाँ प्रोटॉन एनएमआर की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 था, फिर ये 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5, इस तरह से रेंज बढ़ती चली गई थी, ठीक। तो शील्डिंग अगर हो रही है तो शील्डिंग के केस में हमें यहाँ इस तरह से, शील्डिंग के केस में टीएमएस के पास में हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये हो गई हमारी शील्डिंग। अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो, है ना, तो और शील्डिंग का केस हो गया तो वो अप फील्ड का केस हो गया, ठीक। और वहां पर डेल्टा वैल्यू हमें क्या मिलेगी, डेल्टा वैल्यू हमें कम मिलेगी, तो डेल्टा वैल्यू हो जाएगी कम। तो मैं एक बार ऊपर लिख दे रही हूं, शील्डिंग हो गई, शील्डिंग से हमें अप फील्ड सिग्नल मिले, और अप फील्ड से हमें जो डेल्टा वैल्यू मिली वो लोअर मिली, ठीक। और डी शील्डिंग का केस कैसे है, डी शील्डिंग का केस है जब हम टीएमएस से दूर जाएंगे, ठीक है। यानी डी शील्डिंग के केस में, ये मैंने डी शील्डिंग लिखा, तो डाउन फील्ड सिग्नल मिलेंगे, यानी हमें फील्ड को कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों कम करना पड़ेगा वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूं पहले ही, और इससे डेल्टा वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर सकते हैं अगर कंपटीशन लेवल पर एग्जाम देने जाते हैं तो, ठीक। और यही सब कुछ, ये जो चीजें प्रोटॉन के लिए हैं, यही सब चीजें हमारे कार्बन 13 न्यूक्लियस के लिए भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई भी है कि एज वी फाउंड द पीएमआर स्पेक्ट्रा द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ गिवन प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दैट एटम। तो केमिकल शिफ्ट किस चीज पर डिपेंड किया, केमिकल शिफ्ट डिपेंड किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही या तो वो शील्डिंग हो रही है या फिर डी शील्डिंग हो रही है, और शील्डिंग की वजह से हमें जो है डेल्टा वैल्यू कम मिल रही है, और डी शील्डिंग की वजह से हमें डेल्टा वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल रही है, ठीक। सिमिलरली द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ गिवन कार्बन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम। ठीक यही बात केमिकल शिफ्ट की वो कार्बन पर भी डिपेंड करती है कि कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। तो डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो शील्डिंग जो है, वो शील्ड जो हमने बनाई थी प्रोटॉन के चारों तरफ, तो यहां पर क्योंकि हम कार्बन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो आप ये हो गया, तो ये जैसे ही ये जो राउंड बना दिया इसको आप शील्ड की तरह याद रखिए कि और ये इलेक्ट्रॉन्स है, बस ऐसे याद रखिए। और डी शील्डिंग का केस आप नेकेड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन को, कार्बन को, कि कुछ नहीं बनाया हुआ है हमने। तो डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का केस हो गया ये वाला, ठीक। तो डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एन एटम डी शील्डेड द एटम इन द कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ भी था कि ये हमारा डी शील्डेड था, और डी शील्डेड में क्या था, डिक्रीज्ड थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। डी शील्डिंग का केस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है, और डेल्टा वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, हायर मिल रही थी, इंक्रीज्ड वैल्यू मिल रही थी, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ भी कि हायर डेल्टा वैल्यू मिल रही थी। सिमिलरली रिलेटिव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एन एटम शील्ड्स द एटम, ठीक है, वही मैंने यहाँ बताया, शील्डिंग का केस है ये वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने कार्बन एटम को या न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया है, ठीक। उससे क्या होगा, कॉजेज द सिग्नल टू अकर एट लोअर डेल्टा वैल्यू। तो वो चीज हमने यहां बताई भी थी कि शील्डिंग की वजह से हमें डेल्टा वैल्यू जो थी वो लोअर मिल रही थी।
अप्रॉक्सीमेट केमिकल शिफ्ट रेंजेस ऑफ सम कार्बन्स आर गिवन हेयर। अब आगे हम देखेंगे कि कार्बन शिफ्ट के जो अप्रॉक्सीमेट कार्बन शिफ्ट वैल्यू हैं कार्बन्स की वो कैसी कैसी हैं, ठीक है। तो मेन चीज आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे कि आपने प्रोटॉन एनएमआर में भी याद रखा होगा कि शील्डिंग की वजह से डेल्टा वैल्यू कम और डी शील्डिंग की वजह से डेल्टा वैल्यू ज्यादा, ठीक। तो अगर आपके दिमाग में ये जो हमारा हम जो ये टीएमएस वाला ये इस तरह से रेंज दिखाते हैं ना कार्बन की, ये आपके दिमाग में होगी कि हमेशा इधर की साइड जब चलेंगे तो इंक्रीज्ड वे मिलती, इंक्रीज डेल्टा वैल्यू मिलती है, जब हम इधर चलते हैं तो डिक्रीज मिलती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, प्रोटॉन एनएमआर हो चाहे कार्बन एनएमआर हो। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन के केमिकल शिफ्ट्स की। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है उनका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, तो यही सब कुछ हमने प्रोटॉन एनएमआर में भी डिस्कस किया था कि sp3 कार्बन है जिसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी 10 to 40 ppm, ठीक। ये थोड़ी सी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, और अगर आपकी प्रोटॉन एनएमआर की याद है तो आप देखेंगे कहीं कहीं पर बिल्कुल लगभग लगभग जो है वो 20 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। तो जैसे आपको याद भी होगी sp3 कार्बन अगर नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, प्रोटॉन के केस में आई थिंक वो 0.5 to 2 ppm थी। तो अगर हम इसका 20 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास लगभग यही वैल्यू आ जाती है। तो sp3 कार्बन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो हमारी 40 to 80 ppm आएगी। sp अगर कार्बन है तो 65 to 90 होती है। sp2 कार्बन के लिए 100 to 150 होती है, और इस sp2 कार्बन में हमारे एरोमेटिक कार्बन भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये अब तक आपको मतलब आप एमएससी में तो मैं समझ रही हूँ कि आप sp2 sp और sp3 को तो समझ ही सकते हैं कि कौन कौन से कार्बन होते हैं वो। sp3 का मतलब अगर एक कार्बन हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, sp2 कार्बन अगर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और sp कार्बन होता है अगर हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है। और फिर आता है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन होता है ये, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रेंज होती है 150 से 220 ppm। तो ये कुछ रेंज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो 13C केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट 13C केमिकल शिफ्ट्स इन द सेम वे एज दे अफेक्ट 1H केमिकल शिफ्ट बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट का मतलब है कि अगर कार्बन से हम जोड़ दे रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, वो किसी भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, यानी विड्रॉ करता है। तो वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन द हाइड्रोजन। अब ये तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की। तो 10 प्राइमरी कार्बन इज मोर शील्डेड देन द सेकेंडरी कार्बन। देखो इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ये हमारा ईथेन बना रखा है सबसे स्टार्टिंग में, देखिए, और जितने भी मैंने ब्लू कार्बन लिखे हैं हर ग्रुप में, ठीक है, जितने भी ब्लू कार्बन हैं वो सब हमारे उसी की वैल्यू मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये ब्लू कार्बन पर अगर आप ध्यान दें तो ब्लू कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, ये CH3 है और फिर ये CH3 है, ठीक है। तो हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये कार्बन क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक। अब यहां पर देखिए ये CH3 से मतलब ये ईथेन को हम कैसे बना सकते हैं। देखो एक बार मैं पहले इसको सारा इरेज कर दे रही हूं। सबसे पहले आप देखें अगर मीथेन को, तो मीथेन हमारा क्या होता है, C से हमने एक H लगाया और मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, ये हमारा मीथेन है, CH4 होता है तो मैं इसको इस तरह से लिख दे रही हूँ, ठीक। अब ईथेन अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इस एक H को रिमूव किया, उसकी जगह मैंने एक CH3 लगा दिया, ठीक है ना। अब इस जो CH4 की रेंज होती है, मतलब इस कार्बन की CH4 की जो कार्बन की रेंज होती है वो -2.5 पे आती है, ठीक है। अच्छा, तो यानी आप माइनस में वैल्यू देख रहे हैं, तो हम कितना आगे जा रहे हैं, हम टीएमएस से भी आगे चले जा रहे हैं। टीएमएस हमें 0 पे मिलता है, ये उससे भी आगे जा रहा है, नहीं बहुत अपफील्ड मिलता है ये, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं अगर अपफील्ड मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा शील्डेड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर टर्न हुए, हम क्योंकि हमने तो ईथेन से स्टार्ट किया प्राइमरी कार्बन से, ये हमारा कार्बन जो है, दोनों ही कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक। ये हमारे प्राइमरी कार्बन है। ओहो, अच्छा, मैंने ये CH3 लिया था तो ये CH3 मैंने यहाँ ले लिया, और CH3 से मैंने एक H था यहाँ पर और इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया इस CH3 से। तो अब जो मैं बात कर रही हूँ वो इस कार्बन की बेटा, ठीक है, ये वाले कार्बन की, ठीक।
वैसे तो आप दोनों ही कार्बन को देख सकते हैं, बस मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही क्योंकि मैंने इस H को रिप्लेस किया और इस H की जगह ये CH3 ले आई। तो अब क्या हुआ, पहले ये कार्बन इस हाइड्रोजन से अटैच था और अब ये वाला कार्बन इस दूसरे कार्बन से अटैच है। ठीक है, पहले यहां कार्बन हाइड्रोजन से अटैच था, अब ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है। और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अपनी तरफ इसे विदड्रॉ करेगा। ठीक, और जब ये इसे खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ये डी शील्डेड हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा डी शील्डेड हो गया। किसके कंपैरिजन में, मीथेन के कार्बन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डी शील्डेड हो गया। और अगर डी शील्डेड होगा तो थोड़ा सा डाउन फील्ड होगा। किसके कंपैरिजन में, मीथेन के कंपैरिजन में मैं बात कर रही हूं। ठीक है, और इसीलिए इसकी वैल्यू जो हमें मिलती है वो 5.7 मिलती है। इसकी कितनी माइनस में मिल रही थी, ये थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक टीएमएस का ये बना दूं, ठीक, यहां पर हमने टीएमएस को 0 शो किया था, तो मीथेन का कार्बन जो है हमें यहां पर सिग्नल दे रहा था सपोज, तो जो ईथेन का कार्बन है वो हमें यहां कहीं पर सिग्नल देगा। ठीक है, तो हम कैसे चल रहे हैं, हम यहां से चल रहे हैं, हम टीएमएस से थोड़ा सा इधर की साइड दूर जा रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। तो जब भी हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहली वैल्यू हमें यहां मिली जब हमने मीथेन से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मीथेन के कंपैरिजन में अगर हम यहां पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये जो ईथेन का कार्बन है ये थोड़ा सा डीशील्डेड हो गया है। ठीक, और इसीलिए वैल्यू जो है थोड़ी इसकी इंक्रीज करके आई। ठीक, तो ये तो मैंने मीथेन से कंपैरिजन किया। अब हम प्राइमरी कार्बन देख लिया हमने, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, तो ठीक है जी 5.7 आई। अब हमने क्या करा, प्राइमरी से जब हम सेकेंडरी कार्बन की तरफ गए, ये हमारा ब्लू वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि अब ये दो CH3 ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये कैसे बना होगा, एक बार मैं इसको फिर से इरेज कर दे रही हूं। देखो, अब मैंने लिखा यहां पर, ये हम CH3 था हमारा, ठीक है, और हमने इस कार्बन के बारे में बात की थी। ठीक, अब हमने क्या करा, ये CH3 है, इस CH3 का हमने एक H हटा दिया। अगर सपोज मैं, या फिर इस वाले CH3 का एक H मैं हटा दूं, तो देखो मैंने यहां पर इसको तो, अरे नहीं बाबा, इसी CH3 का एक H हटेगा, किसी का भी हटा लो वैसे तो, पर मैं आपको नीचे वाले स्ट्रक्चर से मैच करके बताना चाह रही हूं। तो क्या करेंगे, मैंने इसका एक H जो है हटा दिया, तो CH3 से अगर एक H हट जाएगा तो मैं इसको CH2 लिखूंगी। ठीक है, और यहां पर ऑलरेडी एक CH3 है और मैं एक और CH3 बना दूं। ठीक, तो इस वाले ग्रुप को मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूं कि CH3 का होल ट्वाइस और कार्बन से 2H अटैच्ड। तो अब आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन, अगर मैं इसी कार्बन की बात करूं, यहां पर ये वाला कार्बन जो था सिर्फ एक कार्बन से अटैच था। अब आप देख रहे हैं ये कार्बन यहां पर दो कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये ईथेन के कार्बन के कंपैरिजन में, यानी हम प्राइमरी कार्बन के कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी कार्बन देखें, सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है अब दो कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी कार्बन जो होगा ज्यादा डीशील्डेड होगा, ये मोर डीशील्डेड होगा। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो ये शील्डेड कहेंगे हम इसको अब। ठीक है, क्योंकि मीथेन के कंपैरिजन में प्राइमरी जो था वो डीशील्डेड था, लेकिन इस सेकेंडरी कार्बन के कंपैरिजन में प्राइमरी कार्बन जो है हमारा शील्डेड हो गया। देखो, अब अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा टीएमएस था जो हमें 0 पे मिल रहा था, यहां पर हमें प्राइमरी कार्बन के लिए वैल्यू मिल रही थी, सपोज ये हमारी 5.7 थी। ठीक है, जैसे ही हम सेकेंडरी कार्बन पर गए, आप वैल्यू देख रहे हैं 16 हो गई है। 16 का मतलब इसका सिग्नल हमें कहीं यहां जाकर मिलेगा। ठीक है, मैं इसको 16 मान के चल रही हूं, तो हम फिर से इधर आए हैं, यानी हम टीएमएस से और दूर जा रहे हैं। पहले हम टीएमएस के पास थे प्राइमरी के कंपैरिजन में। ठीक है, प्राइमरी के कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी, ये हमें सेकेंडरी सिग्नल मिल रहा है, तो हम टीएमएस से दूर जा रहे हैं, तो इसलिए ये डीशील्डेड हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों क्या कंपैरिजन करूं, तो मैं ये कहूंगी कि प्राइमरी तो शील्डेड है और सेकेंडरी हमारा डीशील्डेड है। और वो डीशील्डेड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर अब दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा खींचेंगे।
इस वाले कार्बन से, ठीक है। पहले तो खाली एक ही कार्बन खींच रहा था, अब ये 2 कार्बन खींच रहे हैं, तो ये मोर डीशील्डेड हो गया और इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो डेल्टा वैल्यू थी वो हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि प्राइमरी कार्बन इज मोर शील्डेड देन द सेकेंडरी कार्बन। फिर सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन की बात करें तो सेकेंडरी कार्बन हमारा मोर शील्डेड हो जाएगा। अब देखो फिर से एक बार मैं फिर इरेज कर देती हूँ। देखो अब ये हमारा टर्शरी कार्बन हो गया, ये हमारा प्राइमरी कार्बन था, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पर हम अब टर्शरी कार्बन की बात कर रहे हैं। टर्शरी कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 CH3 से अटैच्ड हो। ये इससे कैसे बना होगा, यहाँ से अगर एक H रिमूव कर दूं मैं, तो जब एक H रिमूव करेंगे तो एक CH3 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। तो मैंने अब ये 3 कार्बन यहाँ से अटैच्ड हो गए हैं। तो पहले तो इस ब्लू वाले कार्बन से खाली 2 कार्बन अटैच थे। अब इस टर्शरी के केस में अगर आप देखें तो ब्लू वाले कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो 3 कार्बन तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये टर्शरी कार्बन होगा ये तो डीशील्डेड हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्शरी में मैं अगर कंपैरिजन करूं तो सेकेंडरी हमारा शील्डेड होगा। तो हमने जो अभी टीएमएस बनाया था, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखाई थी, तो ये हमारा टीएमएस हो गया, ठीक है, 0 पर मिला। यहाँ पर हमें प्राइमरी कार्बन मिल रहा था, यहाँ से हम बड़े थे तो सेकेंडरी कार्बन मिल रहा था और टर्शरी कार्बन अब हमें यहाँ मिलेगा। तो सपोज ये हमारी 5.7 अगर मैं शो करूँ तो ये 16 और यहाँ पर ये कितनी है 25 दी हुई है, ठीक है। तो डेल्टा वैल्यू बढ़ती चली जाती है जितना ज़्यादा हमारा कार्बन जो है डीशील्डेड होता चला जाएगा। और डीशील्डिंग का रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे अटैच होते जा रहे हैं। भाई ये कार्बन जो है, मतलब हम हाइड्रोजन के से कंपैरिजन कर रहे हैं शुरू से, ठीक है। पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, शुरुआत में यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, फिर 2 ही रह गए और अब यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया, ठीक है। तो एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है और एक एक कार्बन जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो हम कंपैरिजन हाइड्रोजन से कर रहे हैं कि पहले 2 हाइड्रोजन थे, शुरुआत में 3 थे, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया। तो जो है यहाँ पर डीशील्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि एक एक हाइड्रोजन जो है कम होता जा रहा है। और हाइड्रोजन से अगर हम कार्बन का कंपैरिजन करें तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। अच्छा, अगर हम क्वाटरनरी कार्बन पर जाएं, ये हमारा क्वाटरनरी कार्बन है, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच है, तो ये और ज़्यादा डीशील्डेड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर, ये हमारा क्वाटरनरी हो गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें लगभग 28 पर मिली। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन एक एक कम होता जा रहा है, एक एक कार्बन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर डीशील्डिंग ज़्यादा होती चली जा रही है। तो इसलिए जो पहले वाले कार्बन है शुरुआती, वो दूसरे, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें जो ये पहला कार्बन है ये ज़्यादा शील्डेड होगा, दूसरा जो है डीशील्डेड होगा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें सेकेंडरी और टर्शरी में, तो सेकेंडरी जो है हमारा ज़्यादा शील्डेड होगा इन कंपैरिजन टू टर्शरी। फिर क्वाटरनरी और टर्शरी में अगर हम कंपैरिजन करें तो टर्शरी जो होगा वो ज़्यादा शील्डेड होगा इन कंपैरिजन टू क्वाटरनरी। तो वही सब कुछ यहाँ पर जो है बताया हुआ भी है, इसी वजह से इनकी डेल्टा वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती हुई आ रही है, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें, ये तो हमने कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव किया और कार्बन को लेके आए हैं। अगर हमारा कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हो, देखिए जैसे यहाँ पर सारे CH3 हैं, ये जो डेल्टा वैल्यू है हमारे CH3 कार्बन के लिए लिखी हुई है, तो सारे CH3 हैं। लेकिन अगर आप देखें स्टार्टिंग में, अगर आप देखें ये मीथेन बना हुआ है, ठीक है, मीथेन में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर NH2 ग्रुप से, फिर रिप्लेस कर दिया हमने OH ग्रुप से, फिर रिप्लेस कर दिया हमने F से, ठीक। तो देख रहे हैं आप, शुरू में -2.5 वैल्यू मिल रही थी, यानी कि अगर मैं फिर से यहाँ पर एक TMS बनाऊँ, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखाऊं और ये हमारा TMS मैंने यहाँ शो कर दिया, तो हमारी मीथेन की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, बहुत अपफील्ड मिल रही है, ठीक। फिर आई CH3NH2 की वैल्यू, ये हो गई सपोज 27, फिर आई CH3OH की वैल्यू, ये हो गई 50, फिर आई CH3F की वैल्यू, ये हो गई 75। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे TMS से दूर होते चले जा रहे हैं, यानी कि डीशील्डेड होते चले जा रहा है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है, F के केस में हमें सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू मिल रही है, क्यों, क्योंकि F जो है
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे पहले F की अगर मैं बात करूं तो F क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ इन तीनों से के कंपैरिजन में, तो इस जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो CH3 से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और इस CH3 न्यूक्लियस यानी इस कार्बन न्यूक्लियस को जो है वो उतना ज़्यादा डीशील्ड कर देगा, और जितना ज़्यादा डीशील्ड करेगा उसकी डेल्टा वैल्यू भी हमें उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आए, अब F के कंपैरिजन में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा सा कम डीशील्ड कर रहा है, डीशील्ड तो करेगा लेकिन कम डीशील्ड करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम मिलेगी इन कंपैरिजन टू F। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो थोड़ा सा और कम डीशील्ड करेगा, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी और कम हो जाएगी। और फिर H तो हमारा डीशील्ड करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमें काफी अपफील्ड मिल रही है। तो यहाँ पर शील्डिंग का केस आ रहा है CH4 के केस में। ठीक है, तो इस वजह यही चीज यहां पर लिखी है कि सिमिलरली एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, अगर हम फ्लोरीन से H की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड कार्बन इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, एंड शील्डिंग ऑफ कार्बन भी इंक्रीज कर रही है अगर हम फ्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, और इसी कारण हमें डेल्टा वैल्यू जो है वो डिक्रीज देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे शील्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे डी शील्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक, फिर एक और रीजन भी है डिस्टेंस का। एज द डिस्टेंस ऑफ कार्बन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इंक्रीजेस, its de-shielding effect on the carbon decreases and thus the carbon 13 signal appears at a relatively higher field यानी lower delta value। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लोरोपेंटेन ले रखा है, ठीक है, अब क्लोरोपेंटेन में ये जो अगर मैं नंबर डाल दूं, ये नंबर 1 है हमारा न्यूक्लियस, ये नंबर 2 है, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। तो मैं यहाँ पर दो कार्बन का कंपैरिजन करूंगी, एक तो हमारा नंबर 1 कार्बन और दूसरा है नंबर 5 कार्बन। तो देख रहे हैं आप कार्बन नंबर 1 इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और जब जितना क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस पहले वाले कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, और ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये डीशील्डेड हो जाएगा, और अगर ये डीशील्डेड हुआ तो फिर इसकी वैल्यू हमें काफी हाई देखने को मिलेगी। अगर मैं 5वें कार्बन से कंपैरिजन करूं, बल्कि बाकी सारे कार्बन से भी कंपैरिजन करूं, तो कितनी हाई वैल्यू हमें देख, सबसे हाईएस्ट इसकी है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसीलिए क्योंकि ये हाईली डीशील्डेड है। फिर अगर मैं दूसरे प्रोटॉन की बात करूं, यहां पर 33 हो गया क्योंकि क्लोरीन से इस दूसरे CH2 का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है इसका जो क्लोरीन का डीशील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता चला जाता है, और अगर डीशील्डिंग इफेक्ट कम होता चला जाएगा तो हमारी जो डेल्टा वैल्यू है उतनी वो भी हमारी कम होती चली जाएगी। देखो डीशील्डिंग जितनी ज्यादा होगी डेल्टा वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, डीशील्डिंग जितनी कम होगी डेल्टा वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी वो हमारा हायर फील्ड पर मिलेगा, ठीक है, अप फील्ड मिलेगा, यानी हम उसको ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा शील्डेड मिल जाएगा हमें, आप ये भी समझ सकते हैं। तो अगर 5वें कार्बन की मैं बात करूं, 5वें कार्बन से तो क्लोरीन बहुत ही, अच्छा मैंने 1 2 3 के बाद ये भी 5 ही लिख दिया है क्या, ये हमारा 4 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो 5वां कार्बन तो बहुत ही दूर हो गया, तो इसलिए इसकी जो डेल्टा वैल्यू थी वो हमें काफी कम मिली, बहुत अपफील्ड मिलेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो ये अगर ये हमारा यहाँ पर TMS है तो ये 14 है, फिर ये 22 हो गया तो इधर 29 हो जाएगा, ठीक, ऐसे 33 हो जाएगा, और ये हमारा 45। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं इसका मतलब डी शील्डिंग इंक्रीज कर रही है, और अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी शील्डिंग इंक्रीज कर रही है। तो बस उसी हिसाब से आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, ये तो था हमने बात की अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, और अभी अभी हमने कार्बन शिफ्ट की वैल्यू भी देखी, और इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल वही पड़ता है जैसे कि हमने प्रोटॉन NMR में इसको डिस्कस किया था। तो केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन इज वेरी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय इट्स हाइब्रिड स्टेट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अनसब्स्टिट्यूटेड बाय हेट्रो एटम, यानी ऐसा sp3 कार्बन जिससे कोई हेट्रो एटम अटैच्ड नहीं है। अनसब्स्टिट्यूटेड बाय हेट्रो एटम का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन का एब्जॉर्बेंस कहां पर होगा, अप्रॉक्सीमेट 10 to 40 ppm, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। डाउनफील्ड फ्रॉम TMS, TMS से थोड़ा सा डाउनफील्ड मिल जाएगा। ठीक,
sp2 कार्बन एटम्स ऑफ एल्कीन्स, sp2 कार्बन बताया अभी मैंने, और उस पर भी कोई हेट्रो एटम अटैच नहीं है, तो उसकी क्या रेंज होगी, उसकी रेंज होती है 100 to 150। तो जैसे जैसे कार्बन का हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। फिर sp कार्बन की हमें कहाँ मिलेगी, ये 65 to 90, और sp कार्बन की हमें कहाँ मिल रही है, आप देख रहे हैं sp3 और sp2 के बीच में मिल रही है। तो वो रीजन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसका भी जो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से ये रीजन होता है कि इसकी वैल्यू हमें बीच में कहीं देखने को मिलती। तो ये सब कुछ तो मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन में आप इतना भी लिख के आ सकते हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अल्फा बीटा एंड गामा इफेक्ट्स। अब ये क्या चीज होते हैं, ये थोड़ा सा नया है, ये वहां पर हमने डिस्कस नहीं किया था। तो 13C chemical shifts are significantly affected by the presence and number of substituent at alpha, beta और gamma position with respect to the carbon under study। जिस भी कार्बन के केमिकल शिफ्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके अल्फा बीटा या गामा पोजीशन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, उससे भी कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट जो है वो अफेक्टेड होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट आयोडीन एट अल्फा एंड बीटा पोजीशंस इनहेंस द डेल्टा वैल्यू। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आयोडीन के को छोड़ दें अगर हम, तो वो अगर अल्फा बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो वो उसकी डेल्टा वैल्यू को बढ़ाएंगे। अल्फा बीटा पोजीशन तो पास में ही होंगी, ठीक है, तो अभी कैसे होंगी अल्फा बीटा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो वो डेल्टा वैल्यू को वो हमेशा इंक्रीज करेंगी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना उस कार्बन के पास में होगा जिसको कि हम स्टडी करने जा रहे हैं, उतना वो उसको डी शील्ड करेगा, और जितना डी शील्ड करेगा उसकी डेल्टा वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो दैट इज द 13 कार्बन C absorption, 13 carbon absorption position is shifted downfield, whereas subsequent at the gamma position shift the absorption position upfield। तो gamma क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया है इसलिए वो upfield जाएगा, and delta value is decrease, और delta value जो है वो decrease होगी। In other words, the presence of substituent, ये comma है बेटा, the presence of substituents at alpha and beta position exhibit de-shielding effects, whereas that at gamma position shows shielding effect। Such effects are called alpha beta and gamma effects। तो जो भी substituents alpha beta या gamma position पर present होते हैं तो वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या इफेक्ट, उसको डाउन फील्ड कर रहे हैं या उसको अप फील्ड कर रहे हैं, बस उसी इफेक्ट को हम अल्फा बीटा गामा इफेक्ट्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने एल्केन्स लिया हुआ है, तो इन केस ऑफ एल्केन्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इफेक्ट इज, डेल्टा वैल्यू दे रखी है +9.1, ठीक है, ये डाउन फील्ड हमें मिल रही है। बीटा इफेक्ट इज, डेल्टा वैल्यू दे रखी है +9.4 डाउन फील्ड। गामा इफेक्ट डेल्टा वैल्यू दे रखी है -2.5, ये हमारा अप फील्ड होगा। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट हमारी अगर अल्फा बीटा गामा के बाद डेल्टा पोजीशन है ये, ठीक है, ये वाली जो डेल्टा यहाँ लिखा हुआ है ये पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है। तो डेल्टा इफेक्ट के लिए जो डेल्टा वैल्यू मिलेगी वो, ये वाला जो डेल्टा लिखा हुआ है बेटा ये हमारा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के लिए लिखा हुआ है, ये +0.23 मिलेगी, ठीक है। तो अब इसी ऑब्जर्वेशन पर, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, ये ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया गया है, ठीक है, तो आपको तो सिर्फ लर्न करना है। वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग केमिकल शिफ्ट्स और कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। तो एल्केन्स में अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम का केमिकल शिफ्ट आपको कैलकुलेट करना है तो आपको बेटा ये वाली इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है -2.5 + 9.1 n अल्फा + 9.4 n बीटा -2.5 n गामा + 0.3 n डेल्टा। और n अल्फा और n बीटा और n गामा का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स एट अल्फा पोजीशन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट बीटा पोजीशन, नंबर ऑफ गामा एटम्स एट गामा पोजीशन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट डेल्टा पोजीशन, ठीक है। एल्केन्स के केस की मैं बात कर रही हूं। एल्केन्स में अगर आपको किसी पर्टिकुलर, और एल्केन्स कौन से हो सकते हैं, लीनियर एल्केन्स हो या ब्रांच चेन एल्केन्स हो, तब हमें ये वाला फॉर्मूला जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो देखो एक चीज तो मैं और बताऊं, हाँ इसको मैं लेने से पहले, अगर वैल्यूज आपको याद नहीं हो पा, वैसे तो ये बहुत इजी सी वैल्यू है, आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, तो आप अल्फा बीटा गामा इफेक्ट्स को यहीं तक लिखकर भी छोड़ सकते हैं कि अगर आपको आगे पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखानी है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। तो फिर से हम यहाँ डिस्कस कर लें, ये वाली इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ पर लिख रखी है
तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वेयर डेल्टा सी क्या है, जिस भी कार्बन के बारे में हम केमिकल शिफ्ट निकालने जा रहे हैं, तो डेल्टा सी इज द प्रेडिक्टेड केमिकल शिफ्ट फॉर अ कार्बन विद रेफरेंस टू टीएमएस। टीएमएस के कंपैरिजन में जिस भी कार्बन को स्टडी करने जा रहे हैं, बस वो ये है। फिर एन अल्फा, एन बीटा, एन गामा ये क्या थे, आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3 और 4 bonds respectively away from the carbon atom whose chemical shift is being calculated। जिस भी कार्बन एटम का केमिकल शिफ्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उससे किस पोजीशन पर ये कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, अल्फा पोजीशन पर है, बीटा पोजीशन पर है, गामा पोजीशन पर है, तो उसी को हमने यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं बताऊंगी आपको क्या है ये। और द कांस्टेंट, जो इसमें कांस्टेंट आया ना स्टार्टिंग में -2.5, ये क्या है, इज द केमिकल शिफ्ट ऑफ 13C ऑफ मीथेन। मीथेन के कार्बन का जो है ये केमिकल शिफ्ट है। तो इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें और अगर हमें निकालना हो, सपोज एन हेक्सेन हमारे पास दे, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई अगर हो सकता है कि एग्जाम में आपको निकालने को ही दे दें वो लोग, तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा ना, तब आप हर कार्बन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। हालांकि बेटा आपकी यूनिवर्सिटी के मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं लास्ट ईयर के, पूछा तो कभी नहीं गया है, लेकिन अब क्योंकि इसी साल से सेमेस्टर, मतलब आपका अब सेमेस्टर सिस्टम लग गया है, तो हो सकता है भाई वो पूछ लें। तो इसलिए मैं कह रही थी ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये वाला हमने फॉर्मूला लिख दिया अपने एन हेक्सेन का नॉर्मल, ठीक। ऊपर हमने कार्बन एटम्स का नंबर डाल दिया, ये जो व्हाइट कलर में डला हुआ है ये सिर्फ नंबर डला हुआ है, ठीक। अब सपोज यहां पर देख रहे हैं आप, कैलकुलेटेड वैल्यू भी दे रखी है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी दे रखी है। कैलकुलेट मैं आपको करके दिखाऊंगी और ऑब्जर्व तो ऑलरेडी हो ही रखी है, ठीक है। तो अगर सपोज हमें कार्बन नंबर 1, ये वाले कार्बन की मैं बात कर रही हूं, ये इस वाले कार्बन का अगर हमें केमिकल शिफ्ट निकालना है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इससे अल्फा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर, गामा या डेल्टा पोजीशन पर कितने एटम्स अटैच्ड हैं। तो जो अल्फा कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, इससे सिर्फ एक बॉन्ड दूर होगा, यानी 1 कार्बन एटम से सिर्फ एक बॉन्ड दूर होगा। यही चीज यहां लिखी हुई थी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द कार्बन एटम हुज केमिकल शिफ्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो अल्फा कार्बन एटम है, जिस भी कार्बन को हम स्टडी कर रहे हैं, उससे सिर्फ एक एटम दूर होगा, यानी ये जो पहला कार्बन है उसको हम अल्फा कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एटम जो होगा, दूसरा कार्बन एटम, यानी जो नंबर 2 वाला है, मैं इसको नंबर 2 के बगल में लिख देती हूँ, ये है हमारा अल्फा कार्बन एटम, ठीक है। जो नंबर 3 वाला कार्बन एटम है वो पहले कार्बन एटम से 2 बॉन्ड दूर है। आप देख रहे हैं एक बॉन्ड यहां आ गया और दूसरा बॉन्ड यहां आ गया, तो जो 2 बॉन्ड दूर है वो हमारा कहलाता है बीटा कार्बन एटम, ठीक। फिर जो 3 बॉन्ड दूर है वो कहलाएगा हमारा गामा कार्बन एटम, और जो चौथा बॉन्ड है 4 बॉन्ड दूर हो गया वो हमारा डेल्टा। और उसके बाद तो हमारे फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं, तो हमें सिर्फ डेल्टा कार्बन एटम तक ही मतलब है, ठीक। तो जिस कार्बन को हम स्टडी कर रहे हैं, बस आपको उससे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये वैल्यूज दे देनी है, मतलब उसके ऊपर लिख दीजिएगा आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो बिल्कुल 1 बॉन्ड दूर होगा तो अल्फा, 2 बॉन्ड दूर होगा तो बीटा, 3 बॉन्ड होगा तो गामा, 4 बॉन्ड दूर होगा तो डेल्टा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हमने यहां नंबर लिखा है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो अल्फा पोजीशन पर हैं कितने हैं, तो अल्फा एटम्स, अल्फा पोजीशन पर तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसलिए हमने एन अल्फा की जगह 1 लिख दिया। फिर बीटा पोजीशन पर भी एक ही कार्बन है, तो इसलिए हमने एन बीटा 1 लिख दिया। गामा पोजीशन पर भी एक ही कार्बन है, तो हमने एन गामा इज इक्वल टू 1 लिख दिया। और डेल्टा पोजीशन पर भी एक ही कार्बन है, तो हमने लिख दिया उसकी जगह 1। अब बस यही सारी वैल्यू हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दी। तो स्टार्टिंग में क्या था, -2.5 प्लस ऊपर क्या था 9.1 मल्टीप्लाई बाय एन अल्फा, तो एन अल्फा कितने हैं 1, तो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने लिख दिया। फिर क्या है, प्लस करके ऊपर फॉर्मूला में देखें आप 9.4 एन बीटा है, एन बीटा का नंबर कितना है 1, तो इसलिए 9.4 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से। फिर ऊपर फॉर्मूला में देखें -2.5 एन गामा, और एन गामा भी हमारे 1 है, तो इसलिए -2.5 हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, और फिर प्लस 0.3 एन डेल्टा, वो भी हमारे 1 है, और बस हमने इसको कैलकुलेट किया। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 13.8, और ऑब्जर्व्ड कितनी थी 40, लगभग लगभग हमारी इक्वल आ गई, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट हमारी आ गई, आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे।
तो कार्बन नंबर 1 का केमिकल शिफ्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम कार्बन नंबर 2 का केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कार्बन नंबर 2, एक बार मैं सबको इरेज कर देती हूं वरना फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब हम किसको ले रहे हैं? अब हम ले रहे हैं कार्बन नंबर 2, ये वाला। अगर हमें इसका केमिकल शिफ्ट देखना है तो हमें फिर से अल्फा बीटा गामा करना पड़ेगा। तो देखो इससे जो 1 बॉन्ड दूर है वो कौन कौन से एटम है? 1 वाला कार्बन एटम भी तो 1 बॉन्ड दूर है, तो वो भी अल्फा हो गया। और जो 3 नंबर वाला कार्बन है वो भी तो 1 बॉन्ड दूर है इस वाले से, वो भी हमारा अल्फा ही हो गया। तो इस कार्बन से जो एडजेसेंट पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं वो अल्फा हो गए, तो ये अल्फा हो गया। और फिर इसी दूसरे वाले कार्बन से जो चौथा कार्बन है वो 2 बॉन्ड दूर है, इसलिए वो बीटा हो गया। फिर ये हमारा गामा हो गया और ये हमारा डेल्टा हो गया। ठीक है ना? तो यही चीज यहां लिखिए। तो एन अल्फा का नंबर कितना हुआ? अब अल्फा एटम हमारे पास 2 हो गए, एक तो नंबर 1 एटम हो गया, नंबर 3 एटम, इसलिए हमने एन अल्फा 2 लिख दिया। बाकी सारे हमारे जो हैं वो सारे के सारे 1 1 1 हैं। ठीक, बस फिर हमने वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आया 22.9। और आप देख रहे हैं ऑब्जर्व्ड हमारा 23.1 है, तो अप्रॉक्सीमेट हमने बिल्कुल सही निकाल लिया। ठीक, ऐसे ही आप सारे कार्बन एटम्स का निकाल सकते हो। मैंने सबका निकाल के नहीं दिखाया है, सिर्फ इन्हीं दोनों का निकाल के दिखाया है। देखो अगर हमें थर्ड को निकालना है, इस वाले एटम की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे? जो इससे 1 बॉन्ड दूर है यानी नंबर 2 एटम और नंबर 4 एटम, तो ये तो हमारे हो जाएंगे अल्फा। जो 2 बॉन्ड दूर हैं, 2 बॉन्ड दूर है इस वाले एटम से, नंबर 3 वाले से, क्योंकि हम इसका केमिकल शिफ्ट निकाल रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है आप किस कार्बन का केमिकल शिफ्ट निकालने जा रहे हो। उस कार्बन से अल्फा एटम का नंबर, बीटा एटम का नंबर या गामा डेल्टा का कितना नंबर है, बस वो देखना है। तो 1 बॉन्ड दूर होंगे, तो देख रहे हैं जो नंबर 2 एटम है, नंबर 4 एटम है, इनके बीच में एक ही तो बॉन्ड है, एक बॉन्ड 4 एटम से, एक बॉन्ड 1, तो दोनों के दोनों अल्फा हो गए। फिर 2 बॉन्ड दूर कौन कौन से हैं? देखो 1 एटम भी 2 बॉन्ड दूर है इस 3 वाले से, और जो 5 वाला है वो भी 2 बॉन्ड दूर है। क्योंकि कैसे पता लगाया आपने कि नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? बस 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों बीटा हो गए। और फिर 6 वाला जो हमारा कार्बन एटम है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा के बाद क्या है? गामा। तो अब अगर कोई इसके लिए हमें जब वैल्यू निकालनी होगी तो एन अल्फा का नंबर कितना हो जाएगा? एन अल्फा हो जाएंगे हमारे 2, क्योंकि 2 पर हमने अल्फा लिखा है। एन बीटा कितने हो जाएंगे? वो भी हमारे 2, क्योंकि हमने 2 एटम पर बीटा लिखा है। एन गामा कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा 1। और डेल्टा तो है ही नहीं, तो वो हम रखेंगे ही नहीं। तो बस ये सारी वैल्यू आपको ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करनी है, आप खुद से करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है ना? और यही चीज हमने यहां पर बताई हुई भी थी। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप किसी भी एल्केन का यहां पर निकाल सकते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पर क्या हुआ है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैंने आपको लिख के दी थी ना बेटा, वो एक बार मैं पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी ब्लू है। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी बेटा वो यहां पर गिवन है। ये सारी जो वैल्यूज हैं लीनियर चेन के लिए भी और ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए भी, वो यहां पर गिवन है। ठीक है, तो मीथेन की तो हमारी -2.5 होती है, इथेन की अभी हमने देखी थी 5.7 होती है, प्रोपेन की। तो देखो प्रोपेन के लिए अगर हमें निकालना है सपोज, तो हम क्या सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे CH3 CH2 और CH3। तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना बेटा C1 C2 C3, तो ये नंबर है इसके। देखो ये अगर मैं इसको नंबर 1 दूं, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नंबरिंग हम उल्टी भी कर सकते हैं, मैं इसको नंबर 1 दे सकती हूं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। तो नंबर 1 हो चाहे नंबर 3 हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और आप देख भी रहे हैं प्रोपेन के केस में, आप देख रहे हैं कार्बन 1 ये है और कार्बन 1 की वैल्यू ये दे रखी है 15.8। ऐसे कार्बन 3 भी हमारा 15.8 ही है, क्योंकि कार्बन 1 हो या कार्बन 3 हो, भाई आपने नंबरिंग अगर ऐसे कर ली है तो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा ये, और अगर आपने ऐसे करी है तो कार्बन नंबर 1 तो 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और आप निकाल के भी देखेंगे ना तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो अगर सपोज मुझे निकालनी है और ये है कार्बन नंबर 2 की वैल्यू, ठीक है, तो ये जो ऊपर कार्बन नंबर दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि जो भी आपने एल्केन बनाया बस उस पर आप नंबरिंग कीजिए, आपको सेम वैल्यू वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पहले वाले फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज मैं अभी यहां बता देती हूं। तो मैं बात कर रही थी कि दोनों का सेम वैल्यू देखो कैसे आ रही होगी, अभी देखते हैं इसी को। ये हमने लिखा CH3, ये लिखा CH2, ये लिखा CH3। ठीक, अब देखो अगर हम पहले वाले कार्बन की बात करें,
इसकी हमें कार्बन की, मान लीजिए हमें इसका केमिकल शिफ्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो अल्फा एटम, बीटा, ये सब चाहिए होते हैं। तो इसमें तो ये पहला एटम अल्फा हो जाएगा और दूसरा एटम बीटा हो जाएगा। तो एल और गामा और डेल्टा तो है ही नहीं, तो अल्फा भी एक ही एटम है, बीटा भी एक ही एटम है, ठीक है। तो वैल्यू जो भी कुछ आएगी, या जैसे उसको कैलकुलेट किया तो 15.8 आ गई। अब अगर नंबर 3 वाले कार्बन एटम की मैं बात करूं, जिसको मैंने यहां पर, मैं इसको नंबर 1 दे रही हूं, बीच वाले को 2 और कॉर्नर वाले को 3। तो अगर मैं 3 वाले का कैलकुलेट करना चाहूं तो 3 वाले के लिए ये जो CH2 मैंने लिखा है ये अल्फा हो जाएगा और ये नंबर 1 वाला बीटा हो जाएगा। तो ये तो एक ही अल्फा एक ही बीटा, पहले वाले केस में भी तो यही हो रहा था, अल्फा बीटा हमारे सेम थे, तो इसीलिए हमारी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो वो नंबरिंग से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जिसकी भी नंबरिंग आपकी जिस टाइप की आ रही होगी वो उनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी, ठीक। और बीच वाले CH2 की अगर मैं बात करूं, अगर हमें CH2 के लिए निकालना है तो CH2 के लिए इधर वाला CH3 भी अल्फा है और इधर वाला CH3 भी अल्फा है, यानी यहाँ पर 2 अल्फा एटम है। तो 2 अल्फा एटम के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट ही मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी हमने एन हेक्सेन की बात की थी, ठीक है, हेक्सेन के केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख रहे थे आप। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर फिर से इरेज करते हैं। हेक्सेन, मैं एक बार हेक्सेन बना दे रही हूँ। ये हमारा CH3 है, फिर CH2 है, मैं कार्बन कार्बन ही बना दे रही हूँ, हाइड्रोजन तो आप खुद से बना सकते हैं, हाइड्रोजन की हमें ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखो हेक्सेन के केस में C1 दे रखा है, फिर C2 दे रखा है, C3 दे रखा है, C4 दे रखा है और C5 दे रखा है। और अगर आप देखें ध्यान से, C6 नहीं दिया हुआ है क्योंकि 1 और 6 की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 की वैल्यू हमारी 14.1 ही आएगी, ठीक है। तो और ये ऊपर भी देखते रहिएगा कि ये C1 की वैल्यू है, दूसरी वाली C2 की वैल्यू है, C3 की, यानी कार्बन नंबर। तो मैंने नंबरिंग कर दी है, 1, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, ये 5 दे दिया और ये 6 दे दिया, ठीक। नंबरिंग अगर मैं उल्टी करूं तो मैं इसको 1 दे दूं, यहाँ 2 दे दूं, ये 3 दे दूं, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक। तो इससे हमें ये मालूम पड़ेगा, चाहे कार्बन नंबर 1 हो चाहे कार्बन नंबर 6 हो, सेम वैल्यू रहेगी, यानी 14.1 अब आ भी रही है। ऑब्जर्व वैल्यू की बात करें, कैलकुलेट तो आप खुद से कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक। यहां पर है नंबर 2 कार्बन और इसको नंबर 5 भी बोल सकते हैं। अगर मैं उल्टी करूं, उल्टी काउंटिंग करूं तो 2 और 5 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो C2 पर जो वैल्यू लिखी है वो है 23.1 और C5 पर जो वैल्यू लिखी है वो भी 23.1, तो इसलिए C2 और C5 की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों के अल्फाबेट आपने, मैं कह रही हूं आप सिर्फ एक ही नंबर डाल दीजिए, सिर्फ नीचे वाले को ही सही समझ लीजिए और आप 2 का भी कैलकुलेट करके देखना और 5 का भी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं आपको इजी तरीका बता दे रही हूँ कि आपको सिर्फ दोनों तरफ से उल्टी, एक तरफ सीधी नंबरिंग करो और एक तरफ से उल्टी, तो आपको वैल्यूज जो है पता चल जाएंगी कि सेम सेम वाली कौन सी हो सकती है। अब आप देख रहे हैं यहां पर 3 नंबर है और ऊपर इसमें 4 नंबर है, ऐसे इस वाले में 4 नंबर है, ऊपर 3 नंबर है, यानी 3 और 4 कार्बन एटम की हमारी सेम वैल्यू होंगी। तो C3 पर भी लिखा है 32.2 और C4 पर भी लिखा है 32.2, तो इसलिए 3 और 4 की वैल्यू हमारी सेम आई। तो इसलिए जो मैंने पहले निकाल के दिखाया, सिर्फ C1 C2 C3 के बारे में बात करी, आगे बात ही नहीं करी। वो इसीलिए नहीं करी क्योंकि आगे वाली वैल्यूज तो हमारी सेम ही आएंगी। तो और ये टेबल बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखा, और याद कर भी नहीं पाएंगे आप, तो ये तो मैंने आपको ऑब्जर्व वैल्यू दिखा दी। कैलकुलेट करनी है तो बस आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहीं पर मैं आपसे ना एक और जो है कंपाउंड, उसको डिस्कस करना चाह रही थी, वो मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई। तो देखो, अगर हमारे पास एक ये कार्ब CH3 है, माने मैं बनाना चाह रही हूँ 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक। फिर मैंने बनाया CH2, ठीक, फिर CH, फिर CH2 और फिर बनाया CH3, तो 5 कार्बन हो गए और यहां से मैंने लगा दिया CH3, ठीक। तो ये बन गया हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। अब 3 मिथाइल पेंटेन अगर मैंने बनाया और फिर मैं इसको नंबरिंग दे रही हूँ, नंबरिंग में चाहे इधर से कर लूँ और चाहे इधर से कर लूँ, ये जो मिथाइल यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो तो 3 नंबर पे ही आएगा, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक। और अब अगर कोई आपसे कहे कि C1 का आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए,
कि वो फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, सिर्फ अल्फा, बीटा और गामा। तो ये क्योंकि ब्रांच चेन है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रही थी कि ब्रांच चेन आपके पास है तो क्या करेंगे आप। तो देखो इसमें जो, अगर मैं पहले वाले कार्बन की निकालूं, जो दूसरा वाला कार्बन है वो इसके लिए अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा वाला कार्बन है वो पहले वाले कार्बन के लिए बीटा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 बॉन्ड दूर है। अब जो चौथा वाला कार्बन है वो इसके लिए गामा हो जाएगा, और जो ये मिथाइल वाला कार्बन है ना बेटा, ये भी तो गामा हो जाएगा, क्योंकि गामा कार्बन 3 बॉन्ड दूर होता है। तो 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड यहाँ, ये तो हो गया चौथा वाला कार्बन। और जो नीचे CH3 है वो भी, उसके लिए भी 3 बॉन्ड ही आ रहे हैं, 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ और ये 3 बॉन्ड, तो इसलिए ये भी गामा हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसलिए बताया कि आप कई बार ना इस चेन के जो हमारी ब्रांच होती है उसको मत भूल जाइएगा, उसको भी कैलकुलेट, उसको भी काउंटिंग में लाइएगा कि वो कैसे हमारा गामा बैठ गया, मतलब गामा है या बीटा है, कुछ भी है तो उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गामा एटम्स हो जाएंगे जब हम इस पहले वाले कार्बन के लिए केमिकल शिफ्ट निकालेंगे, ठीक। अच्छा, अगर हमें निकालना है इस सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के लिए अगर हम निकालें तो पहला वाला जो CH3 है वो अल्फा हो जाएगा, और जो ये वाला तीसरा वाला है कार्बन एटम वो भी अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, वरना आप समझ, मैं इसको एक बार पेन चेंज करके लिख लेती हूँ, अच्छा, क्योंकि फिर दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। देखो इसको, पर इसमें हमारे पास ग्रीन कलर, चलो। तो इस वाले कार्बन के लिए ये अल्फा हो जाएगा। अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूं, इसका हमें निकालना है, तो ये पहला वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा, और जो ये तीसरा कार्बन है ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक। और बीटा कौन सा होगा, जो चौथा कार्बन है वो बीटा हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ये वाला CH3 है ये भी तो बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बॉन्ड दूर हो गया। 2 बॉन्ड दूर अगर है जिस भी एटम को हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा बीटा एटम हो जाता है, और तीसरा वाला जो हो जाएगा वो हमारा गामा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रांच चेन हो ना तब भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी कार्बन एटम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है सिर्फ 2-3 ही डिस्कस किए, ये मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी बेटा, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। बाकी जो मेरे को इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट समझाना है वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि वहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे केमिकल शिफ्ट को। अगर कोई अदर देन कार्बन, मतलब यहाँ पर तो हमने सब्स्टिट्यूएंट जो लिया वो मिथाइल ले लिया या दूसरी कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन ही को ले लिया हमने एक तरह से, लेकिन अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों तब हम कैसे निकालेंगे इस, और तब फॉर्मूला क्या होगा, या डबल बॉन्डेड अगर कार्बन है तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एरोमेटिक कार्बन है तब फॉर्मूला क्या होगा। तो ये फॉर्मूलाज अलग अलग से होते हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो ये 2 पार्ट में बनेगा वीडियो, आज ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आए। ये सब कुछ मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की ताकि आपको ना कैलकुलेट करना आए कार्बन के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ली जाए, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।